बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पब्लिक पल्स। मैं हूं नमरा तारिक। नाज़रीन, केपी सेनेट इंतखाबात के लिए हुकूमत और अपोजिशन में बज़ाहिर इत्तफाक हो चुका था कि तमाम सेनेटर्स जो है उनको बिला मुकाबला मुंतखब किया जाएगा। 5-6 का ये एक मुजवजा फार्मूला है। अब प्रोग्राम में आगे जाके हम ये देखेंगे कि ये फार्मूला अभी तक वैलिड है या इस पर इत्तफाक हो चुका है या होना बाकी है। मुझे शो में ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर साद रसूल साहब, साथ ही मुझे ज्वाइन कर रहे हैं कुछ ही देर में आमिर इलियास राना साहब भी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अमजद नियाजी साहब ने भी ज्वाइन किया है। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो मुजवजा फार्मूला है ये कहां तक पहुंचा है। वेलकम टू द शो अमजद साहब। सबसे पहले ये बताइएगा, जो मैंने बात की कि जो एक मफाहमत की बात हो रही थी अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान, ये हो चुकी है या अभी होना बाकी है? क्या तफसीलात हैं? जनाब जी अमजद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 सर, मुझे आपकी आवाज आ रही है। आपने अगर मेरा सवाल सुन लिया तो जवाब दीजिएगा प्लीज। जी अमजद साहब, मेरे सवाल आपसे पूछा कि जो मुजवजा फार्मूला है 5-6 का केपी सेनेट इंतखाबात से मुतालिक, इसके बारे में क्या तफसीलात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमरा, ये अभी जो प्रोसेस है ये पॉलिटिकल कमेटी और कोर कमेटी जो है इसको देख रही है कि क्या ये फिजिबल है नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी जो देखने वाली चीज़ है, हम समझते हैं कि जो सेनेट के इंतखाबात हैं उनमें इंतहाई शफाफियत हो। आपके इल्म में है कि डे 1 से इमरान खान का एक ही मुतालबा रहा है कि सेनेट के जो इलेक्शन हैं वो शफाफ होने चाहिए, वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, ताकि इन पे जो हमेशा से इल्ज़ाम लगता रहा है कि जी हॉर्स ट्रेडिंग हुई है। हमने ओपन बैलेट का भी, आपको याद होगा, फार्मूला दिया था जिस पे अपोजिशन जमातें जो है वो एग्री नहीं की थी, क्योंकि उस वक्त भी उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग की थी। आज भी जो है वो 74-75 जो है वो उस पे जाके हमारी 5 सीटें पूरी हो जाती हैं, 14 हमारे वोट बच जाते हैं। तो देखिए, इसके ऊपर हमारी पार्टी देखेगी कि हमारा मफाद क्या है या हमारे लोग किस तरह एडजस्ट हो सकते हैं। देखिए, इसमें अगर आप देखें कि जो अपोजिशन के वोट थे वो 25 थे और उनको वोट दिलाए गए 25 और उसके ऊपर जो आज ये मुतालबा कर रहे हैं कि हमें 5-4 सीटें एक्स्ट्रा दी जाएं, तो हमारे लिए जो है उसमें काफी सोच विचार करना हमारे फराइज में शामिल है। आपने कहा कि आपकी क़यादत, माज़रत के साथ आपको इंटरप्ट किया, आपने कहा कि आपकी क़यादत इसके बारे में अभी सोच रही है, लेकिन ये बताइएगा कि ऑपोजिशन के साथ ये जो मुआहदा तय पाना है, इसमें पीटीआई के अंदर के अपने जो इख्तलाफात हैं ये मफाहमत को एक बार फिर से खतरे में डाल रहे हैं। जो पार्टी के कुछ नाराज रहनुमाएं जैसे कि इरफान सलीम और आयशा साहिबा का ये नाम है, आज भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की रहनुमाओं ने पेशावर की, उन्होंने यही कहा है कि हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, जो कागजात हैं वो वापस नहीं लिए जाएंगे। तो फिर कौन इस मामले को डील करेगा? कौन सी आपकी जो क़यादत है वो इसके बारे में सोच रही है, क्योंकि इतने ज्यादा इख्तलाफात सामने आ रहे हैं? ठीक है, अच्छा, आपकी ऑडियो का, अमजद साहब माजद के साथ आपकी ऑडियो का कुछ इश्यूज को फिक्स करते हुए साथ साहब आपकी तरफ आऊंगी। ये जो इजाफी उम्मीदवार उनकी जानिब से कागजात वापस ना लेने के मामले पे हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ये जो मुआहदा अपेरेंटली होने जा रहा था, साथ साहब ये खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है आपको, या आपको लगता है कि इस पर मफाहमत हो जाएगी? देखिए, जैसे ही अमजद साहब वापस आएंगे, क्योंकि वो पीटीआई का मौक़िफ़ इसमें बता सकते हैं, तो हम उनसे बुनियादी तौर पे 2 सवाल पूछना चाहते हैं। एक ये कि 3 सवाल पूछना चाहते हैं। एक ये कि उनकी कैलकुलेशन के मुताबिक अगर पीटीआई किसी डील के बगैर, किसी मुफाहमत की या सेटलमेंट की डील के बगैर अगर अपने लोगों को वोट करे तो कितने सेनेटर्स उनके ख्याल में होंगे? उनकी कैलकुलेशन क्या है? मतलब अगर वोटिंग की जाए, अगर वो कैलकुलेशन की जाए तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सेनेटर्स वो उनके ख्याल में कितने होंगे? ये पहला सवाल। दूसरा सवाल कि जो गवर्नमेंट की एलिजिडली एक ऑफर डील है 6-5 वाली, जिस पे बात हो रही है, उसमें और उनके ओरिजिनल में कितना फर्क है? सो लेट्स से कि उनका ख्याल है कि वो वरना 11 में से 9 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, कितने सेनेटर्स ले सकते हैं, जिसको गवर्नमेंट कह रही है कि कम करके आप 6 पे ले आए, चलें। और इसके एवज जो सबसे जरूरी सवाल है कि इस तरह की डील में एंटर करने की वजूहात क्या है, इसके एवज क्या मिलेगा पीटीआई को? क्या
कोई केपी गवर्नमेंट को फंड्स एक्स्ट्रा मिलेंगे कि गवर्नमेंट कह रही है कि अगर आप हमारे साथ कुछ सेटलमेंट कर लें तो हम डेवलपमेंट फंड्स एक्स्ट्रा दे देते हैं, या वो कह रही है कि पॉलिटिकल कोई फायदा होगा कि अगर पीटीआई इस तरह की बात में मान जाए तो यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी को छोड़ देंगे. मतलब इसमें पीटीआई को मिलेगा क्या? एक क्या है जब आप ये सीट्स गिव करेंगे, ये बेसिकली सवाल है. और मैं ये समझने से कासिर हूं, और आपके साथ मिलके आमिर साहब, राना साहब के पास क्योंकि हमेशा खबर होती है तो वो भी शायद हमें बता सकते हैं, और अमजद साहब भी मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ बता सकते हैं कि अगर आप ये डील कर लें तो आप 1 सीट दे रहे हैं या 2 सीट आपके ख्याल में आपकी ओरिजिनल कैलकुलेशन से कम हो रही हैं, या 3 सीटें आपकी ओरिजिनल कैलकुलेशन से कम हो रही हैं, तो उसके एवज आपको मिल क्या रहा है? इस गिव एंड टेक में टेक क्या है? ठीक है. अच्छा, अमजद साहब ने मुझे ज्वाइन कर लिया. अमजद साहब, वेलकम टू द शो. ये बताइएगा कि जो उम्मीदवारान की जानिब से कागजात वापस लेने का मामला ये भी सामने आ गया, फिर जो इस पे खुद से इख्तलाफात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी पूरी दुनिया को ही पता है, मीडिया में हम बार बार उनको डिस्कस भी करें. जब इस तरह की सूरत हाल है तो जो एक मुजव्वजा फार्मूला आज सामने आया कल से, बल्कि वो अंडर डिस्कशन है, आपको लगता है कि ये मुमकिन हो पाएगा 6-5 वाला फार्मूला? जी आमिर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आमिर साहब फरमाइएगा. आमिर साहब, मैं राना साहब आपकी इजाजत से आपसे ये थोड़ा सवाल डायरेक्ट कर सकूं, साद रसूल गुजारिश कर रहा हूं. जी, मुझे आवाज आपकी पता है बिल्कुल. जी सर, आपसे सर सवाल ये है कि आपकी इंफॉर्मेशन में हो कि सुनने को ये मिल रहा है, और हमारे साथ तहरीक इंसाफ से अमजद न्याजी साहब मौजूद हैं तो वो करेक्ट करेंगे अगर मैं दुरुस्त नहीं कह रहा. सुनने को ये मिल रहा है कि पीटीआई का कहना है कि शायद विस्पर्स में बात जो चल रही है कि शायद अगर हम अपने पूरे बंदों के लिए वोट करें तो हमें 9 सीटें मिलेंगी. हाँ. और फॉर्मूले के तहत अगर गवर्नमेंट के फॉर्मूले को एक्सेप्ट कर लें तो आमिर साहब वो कहते हैं कि पीटीआई को 6 सीटें मिलेंगी. सर, आपकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अगर ये फॉर्मूला एक्सेप्ट हो तो 6 सीटों के एवज कुछ पीटीआई को बेनिफिट भी मिलेगा, या कोई केपी गवर्नमेंट को फंड्स मिलेंगे, या कोई पॉलिटिकल बेनिफिट, कोई इस तरह की बात हो रही है सर दरमियान में? अच्छा चले, मैं आपको बताता हूँ. देखिए, फार्मूला जो है ना सेनेट का बिल्कुल ओपन है, कोई छुपी हुई चीज नहीं है कि 7 जनरल नशिस्तें हैं और 21 पे 1 सीट कंफर्म होती है. जी ठीक है जी. और फिर आप जब 2 टेक्नोक्रेट में जाते हैं, 2 खवातीन में जाते हैं, तो इसी तरह ये तकसीम होती है, और पहली तरजीह और दूसरी तरजीह की होती है. जी जी. ये जो 6 और 5 की हो रही है ना, ये इसलिए हो रही है कि आपको मिलनी इतनी सीटें हैं अगर पीटीआई के एमपीएस नहीं बिकते. मतलब हम वाइस वर्सा भी कर सकते हैं कि अगर अपोजिशन के ज्यादा बिक जाएं तो क्या वो ज्यादा नहीं ले सकते जी. लेकिन जो पैटर्न बनाया और जो 27 पार्लिमानी सेक्रेटरी बनाए गए हैं जी, उससे ये लगता है कि अली अमीन गंडापुर साहब को अपने एमपीएस पे एतमाद नहीं है सर. कि वो होता है ना कि इंतहाई ज्यादा अक्सरियत हो तो फिर लोगों को इग्नोर भी किया जाता है. जी जी. टाइम पे कि भाई ठीक है जी, अब जैसे मतलब आपने तैमूर जगरा को नहीं बनाया, तो इमरान खान ने तो कहा था, पब्लिकली कहा था कि आप फाइनेंस का एडवाइजर बनाएं. जी जी. नहीं बनाया. इस तरह बहुत सारे लोग नाराज हुए. फिर जैसे इन्होंने जुनैद अकबर ने एक टीवी प्रोग्राम में आके कहा कि जब मैंने जलसा कराया तो असद कैसर शराम तरकई के ऊपर जो है ना जिले में जिंदगी खराब कर दी गई है, मेरी नहीं सुनते, बैरिस्टर गौहर की नहीं सुनते. तो ये तो आगे ना, और इस पे इमरान खान ने गुस्से का भी इजहार किया. जी बिल्कुल. उसने इंटरव्यू क्यों दिया? ठीक है, ये मैसेज पहुंचवाया गया. ये जहीर चौधरी थे, उसमें सलमान सफदर थे और बैरिस्टर गौहर थे. उसे मना करो. अच्छा, ये वो चीजें हैं जो अंदर से काटती हैं कि जी कहीं मेरे लोग, और पीटीआई के पैटर्न में बहरहाल केपी में कई दफा ये हुआ है कि लोगों ने अपनी पार्टी के अगेंस्ट जाके वोट दिए हैं. बाद में इमरान खान ने इंक्वायरियां करके उनको फिर एमपी के टिकट भी नहीं दिए, लेकिन बिके. तो आप ये बात ध्यान में रख लें कि ये वाहिद वजह है जो इस वक्त कमजोरी दिखा रही है पीटीआई की, जिसकी बुनियाद पे ये बात हो रही है. और उनके अपने लोग भी अकड़ गए हैं. उसने इंटरव्यू भी दिया जी. एक जो कैंडिडेट है कि मुझे एडवाइजरी की ऑफर की है कि तुम दस्तबरदार हो जाओ. तो इसके अलावा कुछ और नहीं है सर. सर सॉरी, निकाल सकती है, नहीं निकाल सकती. सर आपकी बात बिल्कुल समझ आई कि इसमें और किसी से ज्यादा पीटीआई की इंटरनल वीकनेस की कहानी ज्यादा नजर आ रही है सर. लेकिन अगर वाकई गवर्नमेंट के साथ कोई सेटलमेंट हो रही हो, लेट्स से कि कोई हो जाए 6-5 टाइप कोई, या इससे भी कोई डिफरेंट नंबर्स पे अगर सेटलमेंट हो रही हो, तो क्या उस सेटलमेंट में कोई ऐसी चीज है जो पीटीआई डिमांड कर रही है कि गवर्नमेंट के साथ कोई अंडर नेगोशिएशन जो पीटीआई की गवर्नमेंट, जो पीटीआई को चाहिए हो या मिल रही हो या नेगोशिएट हो रही हो, या इस तरह की कोई चीज नहीं हो रही? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, ये पंजाब में 2 दफा पीटीआई और पीएमएलएन कर चुके हैं ना, आपके इलम में ही है. जी सर. 2 दफा
سینیٹر بلا مقابلہ منتخب کرائے گئے ہیں جی سر. اسی فارمولے کے تحت، اسی خوف کے تحت کہ منڈی نہ لگے اور کسی کو کوئی ڈر نہ لگے. سر. اب بھی سیم وہی ہو رہا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی وفاقی حکومت سے کوئی لین دین ہو رہا ہے. جی. وفاقی حکومت میں تو جو امیر مقام ایک ایم پی اے کی سیٹ دی ہے مولانا فضل الرحمان کو ٹاسک کی بجائے، اس پہ بھی وہ ناراض ہوئے تھے. جی لیکن بالکل. پی ایم نے کہا نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان نے ہمیں کہہ دیا ہے تو ہم ان کو دیں گے سیٹ. یہ ٹف نیگوسیشن ود ان دی پروونس جو اپوزیشن ہے ان کی آپس میں اتنی زیادہ تھا، میرے علم میں ہے کہ جی. بہت مشکل سے وہ امیر مقام اپنا ایک ایم پی اے چھوڑنے کے لیے تیار ہوئے. سر آپ کی اس بات کو آپ کی اجازت سے، کیونکہ امجد نیازی صاحب موجود ہیں، میں میڈم آپ کی اجازت سے سوری معذرت کہ میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا. نیازی صاحب بات رانا صاحب جو کر رہے ہیں وہ بات تھوڑی سمجھ بھی آتی ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر کیونکہ کچھ خلشیں ہیں گنڈاپور صاحب سے، کچھ عمران خان صاحب کی ڈائریکشنز کے اوپر بھی لوگوں نے نیچرلی بات کی، تو ڈر یہ ہے فارمولا آپ اس لیے ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو ڈر یہ ہے کہ اگر واقعی ووٹنگ ہوگی تو آپ کے اپنے بندے آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے. پہلی بات ہے کہ آپ کی یہ جو ریومرز ہے، یہ ریومرز جو ہے نا، اس پہ آپ نہ جائیں. جب کور کمیٹی کا اور پولیٹیکل کمیٹی کا ڈیسیجن آئے گا اس پہ جائیں گے. ہمیں ڈر نہیں ہے کہ یہ لوگ ہمارے بھائی پارلیمانی پارٹی ہے کے پی کے انہوں نے ہر قسم کا ظلم برداشت کیا ہے، ہر قسم کے مسائل برداشت کیے ہیں اور یہ کھڑے ہوئے ہیں اور یہ کھڑے رہیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ کے پی کے جو ہے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا. کیونکہ پبلک جو ہے وہ سینٹیمنٹ سب کو معلوم ہے کہ پبلک سینٹیمنٹ کیا ہے. اسی طریقے کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ 26ویں ترمیم کے میں جتنا دباؤ ہمارے ایم این ایز کو اٹھا لیا گیا، اس کے باوجود بھی کتنے لوگوں کو توڑا جا سکا. یہ وہ لوگ ہیں جو آزمائے ہوئے ہیں. تو یہ کہنا کہ جی ان میں ہمیں کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. سارے عمران خان کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. یہ ہمیں اعتماد کے ساتھ. لیکن امجد صاحب اگر بلا مقابلہ انتخابات نہیں ہوئے ووٹنگ کی صورت میں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا یا حکومت اور اپوزیشن دونوں کے لیے انسرٹنٹی بہت زیادہ بڑھ جائے گی؟ جو غیر یقینی ہے وہ پھر ظاہر ہے حکومت کے لیے بھی زیادہ ہو سکتی ہے، آپ کے لیے بھی زیادہ ہو سکتی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لیے کم ہوگی؟ نمرہ میں ایک تھوڑی سی وضاحت کر دوں گا، مجھے ٹائم دیجئے گا. جی پلیز. 15 سیٹیں تھی ٹوٹل نیشنل اسمبلی کے اندر، نون لیگ کی، اس کو 200 کر دیا گیا. پھر ایک عدالتی فیصلے کے ذریعے ہماری 76 سیٹیں کھینچ لی گئی، اور اس میں یہ سینٹ کے جو الیکشن ہیں اتنے عرصے تک نہیں کرائے گئے، صرف اسی بیس پہ کہ جی وہاں سے جب فیصلہ آیا، پہلا فیصلہ نہیں مانا گیا، دوسرا فیصلہ جو اب کروا لیا گیا ہے، تو اس میں ان کے تو بیسیکلی ایک ووٹ تھا جس میں بننا تھا. تو یہ بھی ہمارے ساتھ زیادتی ہے. ابھی جو 75 کے نیچے جو سیٹیں ہیں نا، اس کے نیچے ہمارے بن جائیں گے. ایکسٹرا ہمارے پاس 14 ووٹ ہیں. ہم ان 14 ووٹوں کے اوپر جو ہے اس کے باوجود کہ ہم سے سیٹیں 25 لے لی گئیں، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا ایک ایکسٹرا سینیٹر بنے. ہمیشہ ہر پارٹی اپنے لیے دیکھتی ہے، اپنے پارٹی مفاد کو مد نظر رکھتی ہے. ہم نے ساری چیزیں سوچنی ہے کہ ہمیں کیا ملا. ہم سے سیٹیں چھین لی گئی نیشنل اسمبلی میں، فارم 47 کی گورنمنٹ بن گئی. ہمیں کیا ملا؟ جن کو ملا ان سے پوچھے نا. ہمیں تو کچھ نہیں ملا نا. ہمیں تو دیکھو جیلیں ملی، اب کیسز ملے، دہشت گردی کے پرچے ملے، ہمارا لیڈر جیل بیٹھا ہے، اور جو ہے لوگوں کو تو بھوک اور مہنگائی ملی ہے نا. تو گورنمنٹ عوام کو کیا ملا یا ہمیں کیا ملا؟ ہمارا موقف بڑا سادہ ہے کہ ہم کوئی بھی فیصلہ ایسا نہیں کریں گے. ہم سوچ وچار کی بات کریں گے. جی فارمولہ آ گیا ہم نے مان لیا، ایسا نہیں ہوتا. ہمیشہ پارٹی سوچ و بچار کرتی ہے، اس کے مطابق آگے بڑھتی ہے. ہو سکتا ہے یہ فارمولہ جو ان کی طرف سے دیا گیا ہے، یہ ابھی قبل از وقت ہے بات کرنا، جب تک پارٹی اس کے اوپر نہ ریئیکشن نہ دے. لیکن ہمارا پارٹی کا ایک گریٹر لیول پہ جو سینٹیمنٹ ہے، معذرت کے ساتھ جو سینٹیمنٹ ہے پارٹی کا، وہ زیادہ کس طرف ہمیں جھکاؤ دیکھنے کو ملتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے؟ ایک تو آپ نے کہا کہ جو آپ کے انٹرنل کانفلکٹ سامنے آ رہے ہیں وہ اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے. چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ ان کو اتنا بڑی بات نہیں ہے اور وہ اتنے کوئی جو میڈیا پہ نظر بھی آ رہا ہے وہ شاید اس طرح نہ ہو، لیکن کس طرف جھکاؤ زیادہ نظر آتا ہے؟ اس مجوزہ فارمولا کی طرف جاتے ہوئے یا پھر ووٹنگ کی طرف؟ آپ کو پرسنلی بھی کیا لگتا ہے کہ کس طرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے پوزیشن زیادہ اسٹرانگ ہوگی؟ ہم کوشش کریں گے کہ شفافیت آئے، کیونکہ اسی میں ایوان کی جو ہے انٹیگریٹی کو
बढ़ाएगा और सवरेंटी को बढ़ाएगा। अगर जो हार्स ट्रेडिंग के जरिए आएंगे तो लाजमी बात है कि जब आप खुद कहेंगी, मैं कहूँगा कि जी ये वो सेनेटर है जो पैसों के जरिए बन के आया या बैकडोर से चैनल से जरिए आया। सॉवरेंटी तभी बनती है जब उसमें शफाफियत हो। और तमाम पॉलिटिकल पार्टी से भी ये कहना चाहता हूँ कि आप भी अपने अंदर, और ये जो मीडिया पे नैरेटिव बनाया जा रहा है ना जी कि हम ये फार्मूला एक्सेप्ट कर लें, उसके भी हमें मालूम है कि क्यों बनाया जा रहा है। मतलब है कि जी हम जो है ये हमसे जो सीटें छीन लें तो हम उसको एक्सेप्ट कर लें। नहीं, हम सोचो विचार करेंगे और वो करेंगे जो पार्टी के और आवाम के मफाद में होगा। ठीक है। अच्छा साथ साहब, एक और सवाल जो जमीयत उलमा इस्लाम के सूबाई तर्जुमान है वो भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जानबूझ के ये डिले कर रही है, वो टाल मटोल से काम ले रही है अपने सियासी मफादात के लिए। 1.5 साल से ये जो 11 नशिस्तें हैं ये खाली हैं, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जानबूझ के कोई सियासी मकासद के लिए इस तरह कर रही है? देखिए JUIF तो अदालतें भी जी सर आप बताएं प्लीज तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़। जी मैंने जवाब जी अमजद साहब आप बताइएगा, फिर मैं साथ साथ जी मैं बता रहा हूँ। मैं वो शाह साहब बोल पड़े। देखिए हमेशा हर पार्टी मैंडेट को देखती है, अपने इंटरेस्ट को देखती है। उसको इल्ज़ाम लगाना कि जी हम अपने मफाद को देख रहे हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। हम क्यों ना देखें, हमने लोगों से वोट लिए हैं, हमें लोगों ने वोट दिया है। आज भी पाकिस्तान की 90% आबादी इमरान खान के साथ खड़ी है। तो हम अगर अवाम का मफाद नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? मुझे इस पे कोई मतलब बता दे कि हमारा मैंडेट चोरी हो जाता है उस पे और ले जाते हैं सीटें, हमें कहा जाता है आप चुप करें कि मट्टी पाओ, मतलब आप हमें तस्लीम कर लें, हम फॉर्म 47 की गवर्नमेंटें बन गई, तस्लीम कर लें। देखिए कोई बात कहीं पे रुक भी रही है कि नहीं, कि हमें मुसलसल जो है वो कितना हमारे साथ जुल्म होगा, कोई हद भी बता दे हमें। इस जमहूरियत में अदालतें हमें इंसाफ देने से कासिर, इलेक्शन कमीशन हमें इंसाफ देने से कासिर, लेकिन हम फिर भी जो है वो कानून कभी भी हाथ में नहीं लेंगे, क्योंकि हम पॉलिटिकल पार्टी, हम समझते हैं हम फिर भी हर फोरम पे जाएंगे ताकि कौम को पता चलता रहे कि किसने क्या किया और तारीख के किस मोड़ पे कौन सा फैसला हुआ। ये भी तारीख गवाह रहेगी। ठीक है। आमिर साहब आपसे भी मेरा यही सवाल होगा कि जमीयत उलमा इस्लाम के सूबाई तर्जुमान है वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जानबूझ के टाल मटोल से काम ले रही है अपने सियासी मकासद के लिए। आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये सियासी मकासद है, या फिर जो अमजद साहब बात करें कि हमारे हक पे डाका डाला जा रहा है इसलिए हमें सोचना पड़ रहा है कि हमें क्या करना है? देखिए हर जो अमजद साहब बात कर रहे हैं वही बात हर पार्टी अपने मफाद में करती है ना। तो JUI यही बात कर रही है, PTI यही बात कर रही है, और JUI ने अपने मफाद में एक सीट फालतू भी ले ली ना सूबाई असम्बली में, वहां पे उससे मुतालिक चूंकि बात हो रही है। तो ये उनका मफाद था, उनका मफाद ये था कि वो अपोजिशन को KP के अंदर अपने साथ रख के चलाए, कोई उनको तोड़ न दे। पीपल्स पार्टी का भी यही है। तो वो अपोजिशन की हद तक तो इत्तेहाद हो गया, जिसके नतीजे में ये बातचीत 5 और 6 के ऊपर आके हुई है। अब वो PTI के अंदर जेन्युइनली इख्तिलाफ मौजूद है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। अली अमीन गंडापुर ने, जैसे मैं अभी पहले भी कह रहा था, कि उन्होंने एडवाइजरशिप तक की तो ऑफर कर दी और उन्होंने इनकार कर दी। उनको पता लग गया कि अब हमें जो नहीं पूछते थे, अब हमारा वजन पड़ेगा तो पार्टी हमें पूछेगी, क्योंकि ये जो पार्टी इक़्तिदार में आ जाती है वर्करों के साथ तो यही कुछ होता है। चाहे आप जितने मर्जी दावे करें किसी भी पार्टी के, तो वर्कर्स को तो कभी नहीं नवाजा जाता है। नवाजा उन्हीं को जाता है जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जिनके पास पैसा है, जिनकी काबिलियत है। तो अदरवाइज तो ये मसला ही ना बनता अगर वो अफरीदी साहब को ना चुनते। अब वो नाम तो इमरान खान का ही आ रहा ना, कि उन्होंने नाम दिया असली तौर पे, तो आता है, तो लड़ाई भी इसीलिए हो रही है। मेरे ख्याल में ये चीजें बहुत पहले क्लियर होनी चाहिए, लेकिन मफाद तो हर बंदे ने अपना लेना होता है। चीफ मिनिस्टर को ये पता है कि मुझे क्या करना है, मिर्जा अफरीदी साहब को ये पता है कि मैं गवर्नमेंट को क्या दे सकता हूँ सेनेटरशिप के बदले में, क्योंकि जिन लोगों के पास बेतहाशा पैसा होता है तो वो इस तरह भी सोचते हैं कि अब उन्हें ये सेनेटरशिप इसलिए चाहिए कि मैंने सेनेटर बनना है, कुछ कमाए ना कमाए उससे काम तो उनका बहुत पुराना चल रहा है ना। ये खानदान कोई आज का तो नहीं सियासत में आया कि आज PTI आई है तो वो सियासत में आ गए। ठीक है। अच्छा
ठीक, अच्छा अमजद साहब आपकी तरफ आऊंगी। आमिर साहब ने नाम लिया मिर्जा खान आफरीदी साहब का, उनकी पोजीशन पे अगर आप कमेंट करना चाहें। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज कारकुनान है वो यही कह रहे हैं कि उनके नाम पर भी नजरसानी कीजिए, तो अभी उनकी क्या पोजीशन है? पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही थी कि नहीं, उनको टिकट नहीं मिलेगा। मीडिया बार बार ये बात कहता रहा कि जो जराए हैं वो ये बताते हैं कि उनको टिकट मिलेगा, लेकिन अभी क्या पोजीशन है और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरसानी कर सकती है इस पे? ये पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्करों की पार्टी है। इमरान खान ने बड़ी मेहनत की है, जद्दोजहद की है जी। और इस पार्टी के अंदर मैं समझता हूँ शोहदा का खून है, वर्करों का हक है कि वो जो है वो बात करें। ये कोई गुलामों की पार्टी नहीं है। अगर उन्होंने एक बात की है, पार्टी जरूर गौर करेगी। पार्टी हमेशा सोचती है और फिर एक डिसीजन देती है। फिर डिसीजन सबके लिए जो है वो खान साहब का पार्टी के ऊपर जो है वो डोमिनेट करता है और करना भी चाहिए। मैं समझता हूं कि इसके ऊपर मैं पर्सनली अगर किसी की फेवर करूं या किसी के गेस्ट जाऊं, क्योंकि मैं एज ए पॉलिटिकल कोऑर्डिनेटर मेरी जिम्मेदारी है, मैंने सब वर्करों को अपने सीने से लगाना है, सब वर्करों की बात सुननी है और पॉलिटिकल कमेटी को और कोर कमेटी को आवाज़ पहुंचानी है, जो मेरे फ़राइज़ में शामिल है। और इंशाअल्लाह ताला इस जगह पे कि मैं उसके फेवर में हूँ या अगेंस्ट हूँ, ये अभी मैं कबल अज वक्त कहना होगा। ये मैं बातें पॉलिटिकल कमेटी के सामने रखूंगा और कोर कमेटी के सामने रखूंगा। तमाम वर्कर की आवाज़ होगी। हम किसी के साथ जो है वो इनजस्टिस नहीं चाहेंगे, क्योंकि इस तहरीक के अंदर जो है हमारे वर्कर ही आगे बढ़ रहे हैं, हमारे वर्कर ही साथ दे रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम कभी भी अपने वर्करों को मायूस नहीं करेंगे। ठीक है, आप अपने वर्करों को मायूस नहीं करेंगे। मिर्जा आफरीदी साहब अंडर डिस्कशन है साथ साहब, इसकी वजह आपको क्या लगती है? देखिए, सरमायाकार लोग सेनेट के अंदर तो हर पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू आए हैं। ऐसे लोग भी सरमायाकार हैं और हमारी खुशकिस्मती कि राणा साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं, जिनका शायद पाकिस्तान में चंद ही लोग होंगे जिनका सियासी तजुर्बा और नजर इतनी ज्यादा होगी। हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर सरमायाकार लोग सेनेट के अंदर आए हैं, बल्कि ऐसे सरमायाकार लोग भी हैं जिनका ऑस्टेंसिबली किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं था, लेकिन वो भी अपने वसाइल की वजह से माजी में सेनेट के अंदर आते रहे और हमने उनको एक्सेप्ट करते रहे कि ये फलां जगह से हैं, ये कोई आज़ाद कबीला है, कोई गैर आज़ाद कबीला है, कोई ये है, कोई वो है। रैंडम पॉलिटिकल पार्टी से भी हमने लोगों को सेनेट में आते देखा। ये तो एक पाकिस्तान की हकीकत है सियासत की। और तहरीक इंसाफ अगर इस बात को अडॉप्ट कर ले कि हम सरमायाकारी के ऊपर नहीं बल्कि लोगों को उनके वर्कर की कुर्बानियों की वजह से सेनेट की सीट देंगे या टिकट देंगे, तो ये तारीख से एक एबरेशन होगी। क्योंकि माजी में तहरीक इंसाफ ने भी सरमायाकारी के ऊपर लोगों को टिकटें दी हैं सेनेट की, दीगर पॉलिटिकल पार्टीज ने भी दी हैं। पाकिस्तान की पॉलिटिकल रियलिटी है। लेकिन जो बात इससे पहले हो रही थी, ये बात थोड़ी सी ज्यादा जरूरी है। गुजारिश ये है कि मैं और राणा साहब की बात से एग्री करता हूँ। आई एम श्योर कि नियाज़ी साहब जो हैं वो बतौर पार्टी वर्कर वो यही कह सकते हैं जो उन्होंने कहा। लेकिन एक शिज़्म तो मौजूद है, एक खलीज तो मौजूद है पीटीआई के अंदर, जो कि अब पब्लिक हो चुकी है। ख्वाह सलमान अकरम राजा साहब की बातें हों, ख्वाह आलिया हमजा साहिबा की बातें हों पंजाब में, ख्वाह अली अमीन गंडापुर साहब की और तैमूर झगड़ा साहब और दीगर लोगों की बातें हों, बैरिस्टर सभी इतनी सारी बातें आप देखते हैं, तो ये तो डिनाई नहीं कर सकते कि पीटीआई के अंदर एक तकसीम मौजूद है, जिस तकसीम को बार बार इमरान खान साहब या कोई सीनियर बंदा आके कहता है कि हमें ये नहीं करना चाहिए। बल्कि पिछली जो इमरान खान साहब का लास्ट ट्वीट वाला भी मैसेज था, उसके अंदर भी उन्होंने खास तौर पे कहा कि इन चीजों को बंद करके अपनी टर्फ वॉर्स को खत्म करके, उन्होंने कहा ये इस वजह से क्योंकि एक खलीज एग्जिस्ट करती है। अगर सारी पार्टी इकट्ठी होती है और कोई एक दूसरे की लेग पुलिंग नहीं कर रहा होता तो इमरान खान साहब को तो ये बात करने की जरूरत ही नहीं थी। उनकी ट्वीट इस बात का प्रूफ है कि वाकई पार्टी के अंदर कुछ ग्रोह बंदियां हैं जो कि मुख्तलिफ चीजों को देख रही हैं। मैं तो अब सियासत क्योंकि का मैं छोटा सा तालिब इल्म हूं और हम एक ऐसे वक्त से गुजर रहे हैं जिस वक्त में बड़ी रेवोल्यूशंस हुई हैं, बड़ी चीजें जो पहले पसे पर्दा हो जाती थीं या पसे पर्दा नहीं भी होती थी तो आवाम की नजरों से दूर होती थीं, उस पे आजकल आवाम का फोकस है। तो मैं तो ये चाहता हूं कि एक स्ट्रेट अप वोट हो बगैर किसी डील के। अगर पीटीआई के कुछ लोग टूटने हैं तो सबको पता चले कि वो कौन लोग हैं, हम उनसे पूछ सकें कि क्यों टूटे। अगर ये किसी डील के अंदर कहानी हो गई
तो वो लोग जिनकी वोट किया लॉयल्टीज था। क्वेश्चनेबल हैं, लेकिन वो पर्दे के पीछे अभी रिवील नहीं हुए कि कौन कौन से लोग हैं जो पार्टी लाइन के अगेंस्ट वोट करेंगे, उनकी फिर भी सफेद पोशी कुछ रह जाएगी और कहानी यहां से आगे चलेगी। पाकिस्तान के लिए, पार्टी के लिए नेसेसरी नहीं, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सियासत के लिए बहुत अच्छा हो कि यहां से जो भी फैसले होंगे उसमें लोग रिवील हों, ताकि आगे के ठीक। लाएमल के लिए अवाम को पता ठीक। चले कौन किस तरफ। आपकी बात बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई नाज़रीन। हमारी गुफ्तगू ये इंतहाई अहम डिस्कशन जारी है। आमिर इलियास राना साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू पब्लिक पल्स। आमिर साहब, ब्रेक से पहले हमने बहुत तफसील से ये बात डिस्कस की कि केपी इंतखाबात में क्या होने जा रहा है, सेनेट इलेक्शंस में। जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उससे हर सतह पे नजर आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पूरी जमात के अंदर किस तरह से उनके अपने ही कॉन्फ्लिक्ट्स है जो कि उनके लिए बहुत ज्यादा क्योस क्रिएट कर रहे हैं। अब इसका सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको क्या लगता है कि ये कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? अली अमीन गंडापुर को कोई इल्जाम देता है, कोई अलीमा खानम को दे देता है, कोई बैरिस्टर सैफ को दे देता है, लेकिन 21 तारीख को असल में होने क्या जा रहा है? अगर आप समराइज करें जो हमने पिछले सेगमेंट में सब डिस्कस किया। बड़े अदब के साथ बैरिस्टर साहब चूंकि हमेशा नाम लेते हैं, बात करते हैं, लेकिन इनकी बात से इख्तलाफ करते हुए कि इन्होंने बड़ी खूबसूरती से पीटीआई के अंदर मिर्जा साहब जैसे लोगों को, मेरे बड़ा अच्छा ताल्लुक है, डिफेंड किया है कि ये हर पार्टी करती है। मेरा सवाल ये है कि ये पीटीआई क्यों करती है? इखलाकी को हमालिया की बुलंदी पे इमरान खान खड़े थे। अच्छा, जब वो वजीर आजम नहीं बने थे, वो पैदल की बात करते थे, प्रिंसिपल्स वो की बात करते थे, सब बातें करते थे। तो बस्ती में कौन गिरा? भाई आप उनको तो कहते थे चोर और करप्ट है, वो हैं, उनकी क्यों बहस करते हैं? आप उनके साथ मुमासलत कैसे कर सकते हैं? आप आए थे एक आला अरफा निजाम लेके, 4-5 दुनिया में जो चल रहे हैं ना, आप चाइना भी चाहते थे, आप रियासत मदीना भी चाहते थे, आप स्कैंडिनेवियन भी चाहते थे कि जनाब मैं बिल्कुल इन सब में से एक ऐसा आला मिसाल बनाऊंगा, और बाहर निकले तो कहते मुझे कुछ बाजवा ने करने नहीं दिया। तो भाई आप तो कहते थे मुझे कोई कहेगा मैं तोड़ के बाहर आ जाऊंगा या उसको छुट्टी करा दूंगा। आप कोई एक काम नहीं कर सके, ये हो गया इमरान खान। अब यहां उनकी पार्टी भी तो उसी सिलेबस पे है ना। क्या ये जो ग्रुपिंग हो रही है ये इमरान खान ने नहीं बनवाई? क्या वो नहीं कहते दो कुछ लोगों को कि जाके एस्टेब्लिशमेंट से बात करो, और कुछ को कहते हैं चढ़ जाओ, और नतीजतन जब वो बात करके आते हैं, मैं बैरिस्टर गौर का नाम दे रहा हूं, उसमें अली जफर बैठे हुए थे, उसमें सलमान अकरम राजा बैठे हुए थे। अच्छा। उन्होंने कहा जी कि हमें ऑफर आई है, ये अपना ख्वाजा साद रफीक, अयाज सादिक, इवन मोहसिन नकवी, अच्छा। जिसके लिए कन्विंस किया इन लोगों ने कि वो हमारे लिए सिंपथाइजर हैं, अच्छा। और कि भाई इनमें से कोई एक नाम दें, एक एस्टेब्लिशमेंट का बंदा और पीटीआई के बंदे, बैठ के तय कर लें। आप बताएं अब क्या करना है, मैं ले आया हूं। उन्होंने कहा तुम क्यों, खत्म, हम डायरेक्ट सिर्फ उनसे बात करेंगे, आज के बाद कोई बात नहीं होगी किसी और से। वो निकल के बाहर उन्होंने डेवड़ी में कहा, अडियाला जेल की, सलमान अकरम को कि आज मुझे पहले तो ये बताओगे, मुझे हमेशा कहते थे कि मुझे कर्नल आता, तुम किस कर्नल के जरिए मेरे साथ गए थे, और तुम दोनों मेरे साथ तय करके गए थे कि ये बात मैं करूंगा तो तुम खान को कन्विंस करोगे। दोनों क्यों नहीं बोले? दोनों ने एक लफ्ज नहीं बोला, सारे जेल से बाहर चले। अब मुझे बताएं कि ये क्या है? तो मिर्जा अफरीदी हो या कोई भी हो, ये सब पार्टियों में इन्वेस्टर आते हैं। तो मसला ये है कि इमरान खान ने अपने आम वर्कर की ट्रेनिंग वहां की जहां पे इस वक्त पेशावर में मसला बना हुआ है, ठीक है ना। आलिया हमजा कितनी मेहनत करी, में भाग रही हैं, जेल में जा रही हैं, वापस आती हैं, क्या होता है? उनको पहले अंडरमाइन करते हैं। सलमान अकरम राजा पंजाब में एक कमेटी बना के, सेक्रेटरी जनरल साहब उसके सरबराह होते हैं, इमरान खान उनको उठाते हैं कि नहीं आलिया करेगी। आलिया के लिए पिछले मंगल में वो मैसेज देते हैं कि पंजाब में फुल टाइम वो काम करेगी। अगले दिन उन्होंने कहते हैं कि जी ये तो शेख वकास ने कहा ना कि पार्लियामेंटेरियंस की मीटिंग है, और सेक्रेटरी जनरल कहते हैं कि नहीं ये जो है ना वो बिजी हैं, वो आ सकती। अब अगर उनका गुनाह ये है कि उन्होंने ट्वीट कर दिया कि आप भी तो प्रेस टॉक में कह रहे हैं ना कि वो बिजी थी, उन्होंने कहा मुझे बता तो दे मैं कहाँ बिजी थी। अब ये जो आपका सवाल है ये वो है कि क्यों दो अमली है। जेल के अंदर बैठे हुए ना नवाज शरीफ भी थे, शहबाज शरीफ भी थे, लेकिन ख्वाजा आसिफ पार्लियामानी लीडर थे उनके, उन्होंने बहुत सारी चीजों में कहा हुआ था मेरी तरफ नहीं आना, ये फैसला करो और चलाओ। ये जो मुज़ाकरात शुरू करते हैं और फिर साथ कहते हैं हमें वहां जाके पूछना है, भाई फिर आप इख्तियार क्यों नहीं देते अपने लोगों पे ट्रस्ट? अगर एस्टेब्लिशमेंट को इन पे ट्रस्ट नहीं है तो इनको अपने लोगों पे ट्रस्ट नहीं है। ये सारी गेम वहां फंसी हुई है और कुछ भी नहीं है। ठीक है। अच्छा अमजद न्याजी साहब, आपने सुना आमिर साहब ने जो बात की, वो भी आई एम श्योर कि आपने सुनी होगी, लेकिन मैं आपसे एक जाती सवाल पूछना चाहती हूँ जो हमारा टॉपिक है उससे हटके। सर आपको क्या लगता है कि आपकी जो मौजूदा क़यादत है, अब वो भी डिवाइडेड है, कोई नई क़यादत है, कोई पुरानी क़यादत है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आपकी क़यादत में कोई ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जो आपके ये तमाम तर कॉन्फ्लिक्ट्स चलते आ रहे हैं, जो मीडिया में बार बार हमें हर रोज देखने को मिलते हैं, इनको सुलझा सके कोई, और फिर इमरान खान की एस्टेब्लिशमेंट से डायरेक्टली बात भी करवा सके?
وہ کہتے ہیں نا ہم آہ بھی کرے تو شور مچ جاتا ہے اور اختلافات کا نام دے کے پوری جو ہے وہ بے پر کی بھی اڑائی جاتی ہے، تاکہ یہ ہو رہا ہے پچھلے کچھ عرصے سے۔ اصل میں ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے کہ یہ کہنا لوگوں کو یہ چاہتے ہیں کہ جی پاکستان تحریک انصاف کا وجود نہیں، پاکستان تحریک انصاف لڑ رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف سنجیدہ نہیں۔ یہ مختلف جو ہے ہمارے کچھ دوست جو ہیں وہ اس کے اوپر جو ہے ایجنڈے کے اوپر چل رہی ہیں، لیکن ان سے کچھ نہیں ہونے والا۔ بات یہ ہے کہ جو کچھ عمران خان صاحب کہیں گے وہی ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ ہم سر مسئلہ یہ کہ جو بظاہر عمران خان کہتے ہیں وہ نہیں ہوگا۔ عمران خان اگر کہتے ہیں تحریک چلے تو پھر بعد میں آپ کی قیادت کہتی ہے کہ 90 روز کا جو ٹائم علی امین گنڈا پور نے دیا وہ خود سے دے دیا، تو عمران خان کی بات کو کون سن رہا ہے؟ سن لے جی سر پلیز۔ عمران خان کی بات کو جو نہیں سنے گا وہ خود مائنس ہو جائے گا، پہلی بات۔ دوسری بات، عمران خان ایک حقیقت ہے، عمران خان حقیقت رہے گا، یہ بات یاد رکھیں اور کوئی غلط فہمی میں نہ رہے۔ عمران خان کے وجود کے ساتھ ساری پالیٹکس چل رہی ہے، مجھ سمیت سب کی۔ یہ کہنا کہ جی عمران خان کے بیانیے کو نہیں مانا جائے گا، یہ کوئی غلط فہمی ہے۔ عمران خان ایک طرف کھڑا ہے اور پورا پاکستان جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، اور جو جتنی پارٹیاں ہیں نا وہ سب ٹانگا پارٹیاں بن چکی ہیں۔ اگر وہ دیکھیں جتنے بھی 15 سیٹوں کے ساتھ تو یہ حکومت کر رہے ہیں، اگر جو دوست ان کو لے کے بیٹھے ہیں اگر وہ ان کی مدد نہ کرتے تو یہ تو ایک دن گورنمنٹ نہیں چلا سکتے کہیں پہ۔ یہ اتنے نالائق ہیں، اتنے نکمے ہیں کہ آج تک پچھلے 3 سال سے یہ معیشت کو سنبھال نہیں سکے۔ ریونیو ہمارا شارٹ ہو گیا ہے، انڈائریکٹ ٹیکسوں کے ذریعے یہ گورنمنٹ چلا رہے ہیں۔ 2 کروڑ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، 12 کروڑ لوگ غربت کی سطح سے نیچے آ گئے ہیں جنہیں ایک وقت کا کھانا نہیں مل رہا۔ مجھے بتائیں ان کا کیا کارنامہ ہے، سوائے انہوں نے اپنے لیے گاڑیاں اپنا بڑی کر لی ہیں، چھوٹی سے بڑی کر لی ہیں، نئی لے لی ہیں، تنخواہیں 1 سے 200% کر لی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا مجھے بتائیں؟ کوئی ایک بات اگر ان کے کارنامے پچھلے 3 سال میں مجھے بتائیں۔ آج ڈیزل پیٹرول کی قیمتیں کہاں ہیں، دنیا میں کہاں کھڑی ہیں؟ جو ہمارے وقت میں تھا $100 پہ تھا تو اس وقت جو ہے وہ 150 پہ تھا، آج جو ہے وہ 69 پہ 68 پہ ٹریڈ کر رہے ہیں آپ کا کروڈ آئل۔ اور ہمارے ہاں کتنا ہے پیٹرولیم مصنوعات؟ بجلی کہاں پہ چلی گئی، گیس کہاں پہ چلی گئی، بے روزگاری کہاں پہ چلی گئی، کسان آپ کا مر گیا ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ آج پورے پنجاب میں سیلاب آ رہا ہے، ہم کبھی کسی کو پکارتے ہیں کبھی کسی کو پکارتے ہیں، سینکڑوں لوگ جو ہے اس میں مر چکے ہیں۔ کیا ان کا کوئی پرسان حال ہوا؟ کسی نے جا کے اس کو گود میں اٹھایا؟ جی سیلاب کا میں پرٹیکولرلی بات بھی کرنا کہاں کھڑے ہیں؟ جی ساتھ صاحب لاسٹ کامنٹ آپ کا اس پہ؟ میں وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کی کارکردگی کو دیکھیں، ان کو سوچیں کہ یہ کہاں کھڑے ہیں، کیا ان کے نام کے آگے کوئی کارنامہ ہے تو مجھے بتا دیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیے نیائی صاحب کی بات، انڈسٹری ہماری بند ہو گئی ہے، اچھا ٹیکسٹائل ہماری بند ہو گئی، سیمنٹ ہمارا بند ہو گیا، لوگ ہم پہ مطلب ان پہ اعتبار نہیں کرتے، تو پھر بھی یہ بیٹھے ہیں۔ نیائی صاحب کی بات جو ہے وہ پرفارمنس کے لحاظ میں ٹھیک بھی ہوگی، لیکن جو سوال تھا اس کو ایڈریس میرا خیال ہے نہیں کیا گیا، اور اس کی وجہ یہ کہ دقت ہے اس میں کہ رانا صاحب نے بات کی کہ کیا وجہ ہے کہ جو لیڈرشپ باہر ہے اس کے اوپر اس کو آپ ٹرسٹ نہیں کر رہے، اور ساتھ ایگزامپل بھی دی، اور یہی ایکچوئل مسئلہ ہے نا کہ اگر باہر کوئی لیڈرشپ ایسی ہو جس کو عمران خان بھی ٹرسٹ کر رہے ہوں، لوگ بھی ٹرسٹ کر رہے ہوں، تو کہانی کسی ڈگر پہ چلے گی۔ اور ایگزامپل دیتے ہوئے بھی رانا صاحب نے بالکل موضوع ایگزامپل دی کہ جب خواجہ صاحب تھے لیڈر پارلیمان کے اندر، اس سے پہلے بھی چودھری نثار صاحب رہے ہیں، دیگر اس طرح کے لوگ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے لیے مختوم امین فہیم صاحب رہے ہیں۔ فرق میری بصد احترام رانا صاحب سے گزارش ہے کہ فرق یہ ہے کہ آج بھی اگر شاہ محمود قریشی ہوتے باہر، یا یاسمین راشد ہوتی یا چودھری اجاز ہوتے، کوئی اس طرح کا پرسنالٹی ہوتی جو عمران خان صاحب کا لانگ ٹرم ایسوسیٹ تھا، جیسے خواجہ صاحب تھے نواز شریف صاحب کی غیر موجودگی میں، یا مختوم امین فہیم صاحب تھے پیپلز پارٹی کی غیر موجودگی میں، پھر تو کوئی ٹرسٹ ہوتا۔ اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کی ٹیئر 1 لیڈرشپ باہر ہے، جن میں جو ہیلم آف دی افیئرز میں، جن میں آپ سلمان اکرم راجہ صاحب کی بات کر لیں، جس میں وقاص شیخ صاحب کی بات کر لیں، بھئی وہ تو عمران خان صاحب کے ساتھ ایفیکٹولی رہے نہیں ہیں۔ عمران خان صاحب کی حکومت ہی تو پارٹی کا حصہ نہیں تھے، وہ تو
वो लोग हैं जिनको इमरान खान साहब भी अब फिगर आउट कर रहे हैं कि किसको कितना, बहुत सारे लोग हैं जिनको इमरान खान साहब के उस तरह क्लोज तो नहीं रहे। यहाँ पे ये शाह महमूद कुरैशी साहब की बात तो नहीं हो रही, या इस तरह के जो लॉन्ग टर्म यास्मीन राशिद साहिबा की बात तो नहीं हो रही। अगर इस तरह की कोई लीडरशिप का बंदा पीटीआई में बाहर होता और सियासत करने के लिए फ्री होता, तो मेरे ख्याल में शायद लोग भी और शायद इमरान खान साहब भी उनको ज्यादा एम्पावर करते कि आप अपने फैसले करें। वजह ये कि वापस इमरान खान साहब के पास बार बार क्यों जाना पड़ रहा है, जिसमें अपनी दिक्कत है कि कितनी दफा जा सकते हैं, क्या बात हो सकती है, उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब और जो लीडरशिप इस वक्त बाहर है उसमें वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर नहीं है, उसमें ऐसी लीडरशिप है जिसको हमारे दोस्त हैं वकला हजरात जो इसके अंदर मौजूद हैं, जो चेयरमैन से लेके बहुत सारे लोग, जो भाई ये किचन क्या, मैं थोड़ा सा कर दूं वजाहत। जी अमजद साहब। मेरे फाजिल दोस्त जो है ना, ये अपनी तौर पे ठीक कह रहे होंगे, लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट खान साहब की तरफ से अपनी लीडरशिप पे नहीं है। ट्रस्ट डेफिसिट जो हमारे अपोजिट हैं उन पे है। उसकी वजह है कि कोई भी जो वो बात की है उन्होंने उनको फुलफिल नहीं किया गया। हमेशा जब हमारी तहरीक चलाने की बात होती है तो हमारी लीडरशिप के ऊपर ये ट्रोलिंग हो रही है ताकि लोग इनके पीछे ना चले। इमरान खान साहब तो एतमाद किया है, तो उन्होंने मुकर्रर किया है सलमान अकरम राजा साहब को, उमर अयूब भाई को और बाकी लीडरशिप को जिम्मेदारियां दी हैं कि जी आप तहरीक को लीड करें। असल चीज जो है, देखें आप पॉलिटिकल कमेटी को देख लें, आपके माजी करीब ही है ना, वहां पे एक मुलाकात नहीं करा सके तो खुद सोच लो कि ट्रस्ट डेफिसिट हमारी तरफ से उनके ऊपर होना है या उनके हमारे पे ऊपर होना है। बात यह कि उस वक्त के हालात में जब आप साद रफीक की बात कर रहे थे तो उस वक्त भी आप देखें ना कि जद्दा छोड़ के कौन चला गया था। जद्दा तो 8 साल जब एग्रीमेंट, इनको तो पता ही नहीं था पिछलों को, उन्होंने कहा जी सामान लाओ तो पैक करो तो ऐसी जान लग गया ने। देखिए वो ट्रस्ट डेफिसिट तो उसको कहते हैं कि वो तो जब जद्दा पहुंच गए तो पूरी दुनिया को पता चला कि जी 8 साल के लिए एग्रीमेंट करके मियाँ साहब चले गए ने। हुण भी मियाँ साहब जिले लंदन गए ने तो पिछली गवर्नमेंट को पता, अपना इनकी कैबिनेट को नहीं पता था कि जी मियाँ साहब कौन सा मुआहदा करके गए। वोट 2 का नारा जो है वो तो दफन करके गए थे। जी 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 आमिर साहब की तरफ आती आमिर साहब मेरा सवाल भी साथ ऐड कीजिएगा। जो मैंने अमजद साहब से सवाल पूछा, उन्होंने जाहिर है वो एक सियासतदान है, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जवाब तो दिया लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। लेकिन आप ये सवाल ऐड कीजिएगा कि आप क्या समझते हैं कि इमरान खान की, अगर इमीडिएट फैमिली की तहरीक की क्योंकि बात हो रही है, तो मैं चाहती हूँ आप ये सवाल भी आंसर करें इसका, कि जो उनकी फैमिली अब इस तहरीक को लीड करे तो कुछ हो सकता है, क्योंकि बाकी तमाम तर कार्ड्स इमरान खान ने खेले, लेकिन अब जब बेटों के आने की बात हुई तो भी उस पर हमें कुछ नजर नहीं आया उसके बाद। देखें, अमजद साहब ने कहा कि जिस दिन एस्टैब्लिशमेंट हट जाएगी, गिर जाएगी, तो जिस दिन पीटीआई से हटी थी तब भी वो भी गिर गए थे, तो बराबर हो गया। उसमें कोई अभाम है किसी को? नहीं है ना। असद कैसर, अली अमीन गंडापुर क्या इमरान खान के साथ स्टार्ट में नहीं है? क्या मेन पार्टी के लीडर्स नहीं है? मतलब क्यों ट्रस्ट नहीं है उनके ऊपर? मतलब बजाय ये जो थोड़ी सी बात है, शाह महमूद पे तो खुद इमरान खान ने ट्रस्ट नहीं किया, बुज़दार को ले आए चीफ मिनिस्टर के लिए। उनकी तो एमपीए की सीट वो जहांगीर तरीन और उनकी लड़ाई में चली गई, वो एक यंग बॉय ने उनको हरा दिया वहां से। ये जो काम बाकी कर रहे थे, ये तो एक मुख्तलिफ सियासतदान आ रहा था ना इमरान खान। मेरा इशू ये नहीं है कि वो क्या कर रहे थे, भाई वो तो है ही ऐसे, आपने उनको डिक्लेयर किया हुआ कि वो ऐसे थे। आपने चेंज लानी थी। आप अब जो आपकी फैमिली वाली बात हो रही है, अलीमा खान साहिबा को और उनकी बहनों को लीड करना चाहिए, उनके बच्चों को लीड करना चाहिए, लेकिन वो बच्चे तभी लीड करेंगे ना कि अगर वो पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड पे पाकिस्तान आते हैं, उनका राइट होगा सियासत करना। लेकिन अगर वो वीजा लेके आते हैं बरतानवी पासपोर्ट पे, तो वो अपने वालिद से ही मुलाकात करेंगे ना। सियासत के लिए तो कोई नहीं छोड़ता उनको फिर, क्योंकि एक बरतानवी शहरी का क्या काम है कि वो पाकिस्तानी सियासत में करे, लेकिन उनकी शहरियत को रोक कौन सकता है? मैंने 2, 3, 4 दिन लगाए हैं, मुझे चेक करना पड़ा। मुझे 2002 ये जो जब इमरान खान साहब पे हमला हुआ और फिर वो बच्चे आए थे, वो तब भी ब्रिटिश पासपोर्ट पे आए थे। लेकिन अभी अगर नाइकॉप वगैरह नहीं वो लेके, तो मैं कह रहा हूँ वो बच्चे लीड करेंगे तो कौन रोकेगा? उनके ऊपर कौन सा जुर्म है? ठीक है, अगर वो फैमिली करती है ना। देखे ना जो कह रहे हैं कि जी टांगे कांपने लग गई जी ऐलान के साथ, भाई आप सिर्फ क्या पीटीआई इस काम के लिए रह गई है? मुझे बड़ा दुख होता है कि जी मीडिया हाइप क्रिएट कर लें, आज की खबर होगी कल की। भाई आप एक सियासत में आए हुए हैं, एक सियासी जमात है, आपको पाकिस्तान की रियलिटी के साथ करना है, क्योंकि आप पाकिस्तान की उस सियासी रियलिटी में रंगे गए
जिसमें आर्मी चीफ सब कुछ होता है और आप सब कुछ मानते चले गए। बाद में आपने कहा कि मैं तो ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगा सका, ना मैं कुछ लगा सका, मेरे पास कुछ चेहरा कुछ नहीं था। तो फिर आप बाकी सियासत को क्यों नहीं मानते? नहीं, मैं आपसे मनवाने के लिए नहीं आया कि लेकिन इमरान खान सियासत तो करे ना। दीवार में टक्कर मारने से 2 साल तो जेल में गुजर गए। इक्तदार जब से गया हुआ है, पार्टी के लोग टूट फूट है, उसमें नए लोग आ गए, ना आपका ट्रस्ट है ना पार्टी का ट्रस्ट है। हम किस चीज को डिस्कस कर रहे हैं कि भाई आपने या तो ये बताना था कि मैं मुख्तलिफ हूं, आप साबित नहीं कर सके। इक्तदार में आके आपने वही लोग चुने माशाल्लाह कि जो पहले से रंगे हुए थे, टिका के थे। एक बुजदार रखा जिसको चलाया किसने? फर्क होगी। चलिए ठीक है। अमजद साहब आपका बहुत शुक्रिया मैं ज्वाइन करने के लिए। आमिर साहब आपका भी, साथ साहब आपका भी मैं ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन ने देखा आज के प्रोग्राम से इतना, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।